नमस्कार दोस्तों। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियां तैयार हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो हमेशा इलेक्शन के मोड में रहने वाली पार्टी है और होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस भी धीरे धीरे आगे आ रही है, उसकी भी तैयारियां अपने हिसाब से चल रही है। बसपा प्रमुख मायावती बहुत दिनों तक बैकग्राउंड में थी, अब वो सामने आ रही हैं। उन्होंने कई टिप्पणियां भी की हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि वो ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से, बल्कि यूँ कहिए कि 1.5 साल से चुनाव की तैयारियों में है। आपको एक नई खबर बताता हूँ। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के संपर्क में पिछले 2 साल से है, खास करके अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में पूर्वांचल में, खास करके गोरखपुर बस्ती मंडल में बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जाता था कि ये संगठन के लोग हैं और किन्हीं कारणों से उनका भारतीय जनता पार्टी में गुजारा नहीं हुआ। पार्टी ने उनको नमस्ते किया, उन्होंने पार्टी को नमस्ते किया। अब वे लोग लखनऊ में बैठकर अखिलेश के साथ रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस 2022 में होने वाले चुनाव में 2 प्लेयर नए आ रहे हैं। एक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण हैं और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं। चंद्रशेखर काशीराम को अपना आदर्श मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि अब मायावती का असली उत्तराधिकारी हो न हो वही है। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से कभी कहा नहीं, पर उनके समर्थक ये कहने से बाज नहीं आते। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं, निजाम के खानदान से हैं। बिहार में चुनाव लड़ा, 5 सीटें मिली और माना जाता है कि जो मुसलमान हैं उनकी एक आवाज़ बनने की कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हालांकि मुसलमानों की आवाज़ बनना और चुनाव लड़ना, फिर चुनाव जीतना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों का अपना अपना एक हिसाब किताब है। मोटे तौर पर आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर ओवैसी और रावण, ये 2 नए प्लेयर 2022 के चुनाव में अपनी एंट्री लेते हैं तो इसका फलाफल क्या हो सकता है। हालांकि अभी देखिए चुनाव में 8 महीने का वक्त है और चुनाव के बारे में कोई प्रेडिक्शन 8 महीने पहले करना आत्मघाती ही होगा। लेकिन हम लोग कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है या फिर जो मीडिया में चर्चा में इन दिनों हम लोग लगातार सुन रहे हैं। ये माना जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो कई मामलों में अलग किस्म का होगा। अलग किस्म का इसलिए होगा क्योंकि 2 पार्टियां तो आ ही गई। दूसरा, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जिसके सदर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी आपने देखे होंगे। कहा गया कि उनको तलब किया गया है, वो JP नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले और बाद में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। कौन? योगी आदित्यनाथ। अब उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, ये कोई नहीं जानता है। यही 4 आदमी जान सकते हैं, JP नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो ये है कि भाई इन तीनों जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह का, JP नड्डा का और मोदी जी का, ये एट एनी कॉस्ट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं 2022 में। माना जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया था। वो 2 दिन वहां पर रहे भी, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन
असंतुष्टों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो चीज़ों को खराब करने में आज की तारीख में भी लगा हुआ है। बीच में इस बात की भी चर्चा हुई कि योगी जी को हटा दिया जाएगा। हालांकि योगी जी अब तक बरकरार हैं और मेरे पास पुख्ता खबर है कि योगी जी हटाए नहीं जाएंगे, नॉट एट एनी कॉस्ट। तो चलिए, योगी जी को लेकर के ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो चुनाव को लेकर के है और हम शुरुआत करते हैं ओवैसी से। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें 100 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने AIMIM के बैनर तले बिहार में चुनाव लड़ा और एक नहीं, दो नहीं, 5 विधायक इनके चुन करके आए। तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब सवाल है कि साहब हैदराबाद के निजाम है, ये उत्तर प्रदेश में आकर करेंगे क्या? जाहिर सी बात है भाई, चुनाव लड़ेंगे और ये चाहेंगे कि इनके पार्टी का विस्तार हो, नेशनल पार्टी बनने की प्रक्रिया में आ रहे हैं, कुछ विधायक चुन करके मिल जाएंगे तो वो उनके लिए सरप्लस होगा। तो क्या हिंदू इनको वोट देंगे? दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं के लॉजिक के साथ तो ओवैसी उत्तर प्रदेश कूच नहीं करेंगे। जाहिर है ये मुस्लिम वोटों के लिए, मुसलमानों के वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो क्या मुसलमानों का वोट इतना सस्ता है? कोई मुस्लिम नेता खड़ा हो और वो बोले कि भैया बाकी लोगों को हटाओ, तुम मुझे वोट दो, तो क्या मुसलमान उसको वोट दे देंगे? ऐसा एकदम नहीं है। आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में 19%, 20% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। अब अगर ये 19 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं तो क्या ये किसी एक पार्टी को वोट देंगे? अब तक का रिकॉर्ड कहता है नहीं। जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में मुलायम सिंह यादव थे, ये माना जाता था कि ड्यू टू आजम खान और कुछ और लोगों के कारण समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट थोक के भाव में मिलते थे। माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने शासनकाल में, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, हर बार उन्होंने मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी से लेकर के तमाम तरह की योजनाएं चलाई और उसको सही तरीके से अमली जामा भी पहनाया। तो उनका नाम मौलाना मुलायम भी हो गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। इन दोनों का इक्वेशन था MY, मुस्लिम एंड यादव, माई। तो मुस्लिम और यादव आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जागीर नहीं है। मुसलमान बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी जाता है, मुसलमान कांग्रेस के साथ भी जाता है और छोटी मोटी और जो पार्टियां हैं जिनके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख मेंबर हैं, उनको भी मुसलमानों का वोट मिलता है। उसमें नए खिलाड़ी कौन आ गए साहब? असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर ये 19% वोट, जो हम राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, 20%, 19%, 20%, जो भी कर लीजिए आप, ये अगर मुसलमानों का वोट है तो ये वोट जाएगा कहाँ? ओवैसी वहां से भरतनाट्यम करने तो आए नहीं है, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं और मुसलमानों के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, ऐसा कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी उस 19%, 20% वोट में अपना शेयर निकालना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी अपना शेयर निकालना चाहेगी, बसपा अपना शेयर निकालना चाहेगी, कांग्रेस अपना शेयर निकालना चाहेगी। अब नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है, न देश दिल्ली के लिए नई पार्टी है, लेकिन इस चुनाव में चूंकि वो शिरकत कर रही है और मजबूती के साथ कर रही है तो हम उसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ लेकर के चल सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी का भी जय श्री राम और अल्लाह अकबर से बहुत न तो दोस्ती है न तो कोई झगड़ा है। उसकी अपनी एक रणनीति होती है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लंबी लड़ाई लड़ने के आदी रहते हैं।
तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस 19 से 20% के वोट में आम आदमी पार्टी भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन 5 पार्टियों को मुसलमानों का वोट चाहिए तो थोक के रेट में वोट जो समाजवादी पार्टी को पहले मिलता था उसका क्या होगा? भाई मौलाना मुलायम ऐसा ही तो हो नहीं गए। जाहिर सी बात है उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया। अखिलेश यादव ने अपने टेन्योर में काम नहीं किया ये कहना भी गलत होगा। आजम खान छुपे हुए मुख्यमंत्री माने जाते थे, शिवपाल छुपे हुए मुख्यमंत्री माने जाते थे, अखिलेश तो थे ही। कहा जाता था कि अखिलेश यादव की सरकार में एक नहीं 3 चीफ मिनिस्टर है। वन ऑफ देम वाज आजम खान रामपुर। अब सीन बदल गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े राहत का विषय है। राहत का विषय इस मामले में है कि ये आपस में ही अपने वोटों का विकेंद्रीकरण करवा लेंगे, यानी कि किसी भी पार्टी को मुसलमानों का वोट थोक के भाव में नहीं मिलेगा। अगर इसके सापेक्ष हिंदुओं का वोट इंटैक्ट होकर के योगी जी को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो सीन पूरा का पूरा बदल जाएगा। पर क्या ये इतना आसान है? क्या ये एक छड़ी घुमा दे करके मनवांछित फल मांग लेने वाली कहानी का कोई चरित्र है, कोई पात्र है? शायद ऐसा नहीं है। लेकिन जो हिंदू वोटर हैं वो इस बार संभवतः इंटैक्ट होने की प्रक्रिया में है। हालांकि उनके मन में भी बड़े घाव हैं। कोरोना काल में जो मौतें हुई उससे सभी लोग आहत हैं और ये कहने की बात नहीं है, ये लोगों के जुबान से निकल रहा है। ग्राउंड पर इस चीज को देखा जा रहा है। ये गुस्सा इतना खतरनाक था कि योगी जी को दिल्ली दरबार में जाकर के अपनी बात रखनी पड़ी। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि कोरोना से हजारों लोगों की जान गई है उत्तर प्रदेश में, तो इस पे चर्चा हुई होगी। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी। मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी में खास करके अखिलेश ने ये बीड़ा उठाया है कि वो अब नए चेहरों को सामने लेकर के आ रहे हैं। टेलीविजन पर उनके प्रवक्ता बदल गए हैं। बड़े बड़े जो स्वनामधन्य लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया है, उनको साइड में कर दिया गया है। नौजवानों पर अखिलेश का भरोसा ज्यादा है, इसलिए कि वो खुद भी नौजवान हैं। हालांकि नौजवान तो योगी जी भी हैं। ये दोनों नेता 50 साल के अंदर ही हैं। समाजवादी पार्टी चाह रही है कि मुस्लिमों का, दलितों का और यादवों का एक इंटैक्ट गठबंधन हो। इसके लिए जो एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात चल रही है वो काफी आगे निकल गई है। अब उसका फलाफल क्या होगा ये तो 2022 के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन जब उसके चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई नेता ऐसे हैं जो लगातार लखनऊ में कैंप कर रहे हैं। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे और आज वो अखिलेश के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर भी कर रहे हैं। ये वही नेता हैं, उसी बिरादरी के नेता हैं जिस बिरादरी के पूर्वांचल के कई लोग थे, जो मैंने वीडियो में आपको अभी पहले बताया। शायद अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के टैक्टिक्स को समझना चाहते हैं। खास करके जो चुनाव प्रबंधन होता है, 100 आदमी को एक बूथ दे दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, उस चीज को शायद वो फॉलो कर रहे हैं। और मुसलमानों को लेकर के उनके मन में जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो ये चल रहा है कि मुसलमानों के 19% थोक के भाव में अखिलेश अपनी पार्टी के बैनर तले यूटिलाइज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का एक सिंगल वोट किसी और पार्टी को जाए। पॉलिटिक्स है, हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। बहुजन समाज पार्टी
शांत है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर बसपा शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बसपा काम नहीं कर रही है, ग्राउंड पर चर्चाएं नहीं हो रही हैं। मुझे पता चला है कि वो मायावती अपने काडर से रोज बात कर रही हैं, घंटों बात कर रही हैं, और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब काशीराम थे तब भी वो पहले और आखिरी थे। उसके बाद जब मायावती आई तो वो भी पहली और आखिरी हैं। जो डिसीजन लेना होता है वही लेती हैं। सतीश चंद्र मिश्रा हैवीवेट हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा भी कोई डिसीजन तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक मायावती से उनकी चर्चा ना हो जाए या मायावती उसको ओके ना कर दे। तो बहुजन समाज पार्टी दलित वोटों को सहेजने में जुटी हुई है, मुस्लिम वोटों को सहेजने में जुटी हुई है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग बीएसपी से जा चुके हैं, अब उन्होंने अलग पार्टी पकड़ ली है। और जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में थे तो कहा जाता है कि मायावती के दाहिने हाथ थे और मुस्लिम वोटों को बसपा की ओर खींच करके लाने में सिद्दीकी की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिद्दीकी के संकट से मायावती कैसे पार होंगी, ये देखने वाली बात होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज, जिनका अपने जाति के वोटरों पर जबरदस्त अधिकार था, वो भी बसपा में नहीं, वो भाजपा में है। तो 8 महीने के बाद जो चुनाव होंगे, उन चुनावों को लेकर के हम समय समय पर आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस भी होगा कि जिस 19% वोट 20% मुस्लिम वोटों को लेकर के इतनी माथापच्ची चल रही है, असल में उसके सौदागर एक नहीं है। पहले एक हो सकता था, अब नहीं। अब 4-4 5-5 पार्टियां ऐसी हैं जिनको मुस्लिम वोट चाहिए। किसके भाग्य में मुस्लिम वोट होगा, किसके भाग्य में मुस्लिम वोट नहीं होगा, ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे और उसकी जब समीक्षा होगी तब समझ में आएगा। पर उसके पहले हर व्यक्ति अपने तय इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता है कि मुस्लिम वोट उसके हाथ से छिटक कर नहीं जाए। भाजपा इसमें अपवाद है, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है। 2012 के चुनाव में मैंने देखा गोरखपुर सदर में, ऐसा मुझे बताया गया, कुछ मैंने देखा भी, कुछ मुझे बताया भी गया, 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैंने आदरणीय नगर विधायक से बताया तो उन्होंने कहा, आनंद जी ये तो आप दुनिया का 8वां आश्चर्य बता रहे हैं। हमने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि पढ़ी लिखी महिलाएं, पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं जिनका देश में राष्ट्रीयता में भरोसा है, विश्वास है, जो विकास को लेकर के जागरूक रहती हैं, जो अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करती हैं, उनकी चॉइस कम से कम 2012 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी, हालांकि देखिए जहां लाखों के वोट हैं वहां 3-4 मुस्लिम महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को वोट देना कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग फुटिया आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, उनके घर से अगर 3-4 महिलाएं निकल करके भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल फूल पर वोट दे रही हैं, बटन दबा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो मैंने सुना है कि गुजरात में और बाकी जगहों पर भी, मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम वोटर्स खुलकर वोटिंग करते हैं और बीजेपी के फेवर में वोटिंग करते हैं। तो कल किसी और पार्टी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, किसी और पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।